फॉर्मूला के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स होना है, तो जी इज इक्वल टू 1/r। इसकी जो ऐसा यूनिट होता है साइमेंस होती है, ओम इनवर्स भी कह सकते हो और मो भी कहते हैं हम उसको। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा टर्म होता है जो हम यूज करते हैं वो होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको कापा को 1/रो भी कहते हैं, ठीक है। वैसे फॉर्मूला वाइज देखोगे तो कापा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाय ए, 1/r एल बाय ए कह सकते हैं। कंडक्टिविटी का ये भी फॉर्मूला होता है, आप जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो कर सकते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम कंडक्टेंस की सिंपल से कंडक्टिविटी की डेफिनेशन है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ जिसका की लेंथ 1 सेंटीमीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटा। तो ये हम बेसिकली उसी पैटर्न में डिफाइन कर लेते हैं बेटा, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी इसकी यूनिट यहाँ पे मेंशन नहीं करी, जब भी आप बोर्ड में डेफिनेशन देंगे मेरे बच्चे यूनिट जरूर मेंशन करेंगे। इसकी यूनिट होती है साइमेंस पर सेंटीमीटर या साइमेंस पर मीटर भी होता है, ठीक है। फैक्टर की बात हम लोगों ने करी है, फैक्टर कौन कौन से फैक्टर है कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी मेरे बच्चों को मैं यहीं पे बता देता हूँ। कंडक्टिविटी के फैक्टर अफेक्ट करने वाले, कंडक्टिविटी को बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं। नॉर्मली सभी चीज का क्या क्या करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स कंडक्टिविटी, और खास करके हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। इसमें सबसे पहला आ गया आपका सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ठीक है। फिर आ गया सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से कंडक्टिविटी, क्योंकि जो बेसिकली हम ऐसे एक शॉर्टकट तरीके से याद रखना, फ्री इंसान रिलैक्स इंसान ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है, उस पर ज्यादा प्रेशर डालोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्यूट सॉल्यूट, और एक होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन मेरे बच्चे। और चौथा है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर बेसिकली अगर ये तीनों फैक्टर डिक्रीजेस कंडक्टिविटी, तीनों से कंडक्टिविटी डिक्रीज होता है, ठीक है। टेम्परेचर से क्या होता है, कंडक्टिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे आपका आयनाइजेशन बढ़ता है, आपका विस्कोसिटी डिक्रीज होता है, तो कंडक्टिविटी बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने बच्चों को कराया था कंडक्टिविटी को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दो तरीका था, लेकिन जो आपके सीबीएसई में है वो सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी है, जिसको लेमडा एम से डिनोट करते हैं। ऊपर में सी भी एक ऑप्शनल होता है, बहुत सारे जगह पे सी भी लिखा होता है। क्या होता है, it is the conducting power of all the ions produced by 1 mole of an electrolyte placed between two electrodes 1 centimeter apart, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, या 1 ग्राम मोल हो गया और वहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। कंडक्टिविटी का जो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000/C। ये फॉर्मूला तब यूज करना इफ यूनिट्स आर इन सेंटीमीटर। ओके, बाय 1000 टू सी मीटर। हाँ, और यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है, वो फॉर्मूला हो जाता है K/1000 इंटू सी हो जाएगा अगर आपकी यूनिट्स किसमें है बेटा, इफ यूनिट्स आर इन मीटर। ये हमारा फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है दोनों। इसकी ऐसा यूनिट लिखा हुआ देखो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, डिपेंड करता है कि आपका किस में दिया हुआ है कंडक्टिविटी। याद रखिएगा यहाँ पे ये भी चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और मुझे यहाँ पे कराना था, जो यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मिस हो गया है, वो मैं आपको करा देता हूँ। एक मिनट एक मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं वो भी करा देता हूँ आपको। वो है आपका सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जो होता है वो एक जी स्टार से डिनोट करते हैं, और जी स्टार जो होता है उसका फॉर्मूला होता है जी स्टार इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। ये होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। बार बार इस टॉपिक पे मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी फिक्स्ड फॉर पर्टिकुलर सेल। अगर आपका सेल आपका इंस्ट्रूमेंट सेम है तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड ही होगी, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने सेल लिया, बिल्कुल हृदय बोलिए बेटा, अगर आपका सेल ए है सर एक और बार उधर भी रिपीट सेल कर ए दीजिए है, प्लीज। तो अगर हमने उसमें कॉन्सेंट्रेशन अलग भी ले लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज इसमें आपने
0.1 मोलर KCl लिया है, इसमें आपने 0.5 मोलर KCl ले लिया, इसकी रेजिस्टेंस सपोज K1 है, दिया हुआ है 1.29 साइमंस पर मीटर, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, सपोज 100 ओम्स दिया हुआ है, इसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको निकालना है, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 520 ओम्स। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, इन दोनों का जो जी स्टार होता है वो सेम होता है। हाँ बेटा बोलिए, तो दोनों का जी स्टार सेम है। हाँ हर्ष और हृदय बोलिए बेटा, क्या प्रॉब्लम है? और सर एक बार कंडक्टेंस के फैक्टर से रिपीट कर दो, नेट चला गया था मेरा। अच्छा बेटा, कंडक्टेंस के फैक्टर एक होता है सोल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, एक होता है सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और एक होता है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। जितनी भी इंटरेक्शन शब्द देखेंगे, इंटरेक्शन जो शब्द है वो कहीं ना कहीं आपकी मोबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो या नंबर ऑफ आयंस को अफेक्ट करता है। तो इस वजह से अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है मेरे बच्चे। तो इंटरेक्शन ऑलवेज डिक्रीजेस दी कंडक्टिविटी। तो ये मैंने आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया था बेटा। सिर्फ टेम्परेचर ही है, टेम्परेचर के बढ़ने से आपको पता है मोबिलिटी बढ़ती है, आयोनाइजेशन बढ़ता है, विस्कोसिटी कम होता है, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया बच्चे, क्लियर है? अब देखो बेटा, इस वाले फॉर्मूले देखो, दोनों का जी स्टार सेम होगा, तो इसका अगर जी स्टार निकालना है इस वाले केस का, तो जी स्टार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K1 इंटू R1। इसका जी स्टार निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, K2 इंटू R2। अब इससे करने से दोनों का जी स्टार सेम करोगे तो K1 इंटू R1 विल बी इक्वल टू K2 इंटू R2। इस तरीके से आपका दोनों का कंडक्टिविटी बहुत इजिली, या मोलर कंडक्टिविटी बहुत इजिली निकल जाता है। उसके बाद जो बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब आपके माइंड में आएगा सर ये क्या है, तो ये बेसिकली क्या है कि आपका कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो ये बहुत बहुत बार आपके CBSE में क्वेश्चन आया, बहुत बार मैंने देखा है कि ये पेपर में आपके क्वेश्चन आया कि भाई कंडक्टिविटी को क्या फर्क पड़ता है। तो हमने नॉर्मली कहा है कि अगर आप डाइल्यूट करते हो तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, और क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है इसलिए आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है मेरे बच्चे। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? इसलिए मैंने अभी क्वेश्चन कराया है कि अगर आप नंबर ऑफ आयंस यहां पे देख लो, ध्यान से देख लो आप, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन के डिक्रीज करने से। उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप कंडक्टिविटी डाइल्यूशन करोगे तो पानी डालोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, इसलिए आपकी कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होती है। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होता। ये भी हमारे बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे CBSE में बहुत बार आया हुआ है कि कंडक्टिविटी तो घटता है, मतलब कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ क्यों जाती है जब आप डाइल्यूट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा बेटा। इज इट फाइन मेरे बच्चे? हाँ इंक्रीज इन वॉल्यूम कंपनसेट कर देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप इंक्रीज इन बेसिकली आपकी उसको कंपनसेट कर लेता है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कहा आपने। इज इट फाइन, दिख रहा है बेटा? स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। नो एक सर, मिनट। तो कंपनसेट कैसे करता है वो? हाँ जी बोलिए बेटा। सर कंपनसेट कैसे होता है? ये बेटा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय C। ठीक है, इसको और करेंगे तो लिखेंगे K इंटू 1000 इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोल्स। तो कंडक्टिविटी तो डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज जितने फैक्टर से कापा डिक्रीज होता है उससे कहीं ज्यादा फैक्टर से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो कहते हैं बिकॉज डिक्रीज इन कंडक्टिविटी
इज कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, ये देखो लिखा हुआ है, डिक्रीज इन के ऑन डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन इज मोर कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। ये भी हमारे सीबीएसई का बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में देखने को मिलेगा बेटा, बहुत बार आया हुआ। हो सकता है कोई एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, देखो ये मैं दिखाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, वाई कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH decreases while its molar conductivity increases on dilution। तो मैंने जो ऊपर बताया वो जनरल बताया और यहाँ पे एक स्पेसिफिक एग्जांपल देके बता दिया, तो आप वो लिख लेना। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएशन की। तो वेरिएशन आप देख सकते हैं, मैंने ग्राफ बनाई है, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का वेरिएशन दिखा रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन से होते हैं, जैसे ACl हो गया, NaCl हो गया, CH3COONa हो गया, वीक में CH3COH हो गया, NH4OH हो गया, ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब वीक जो स्ट्रॉन्ग होता है, इट ओबे हक्कल्स रूल, डिवाई हक्कल्स इक्वेशन, और वो क्या कहते हैं, -A√C। दूसरी बात, इसमें जो वेरिएशन होता है वो बहुत कम होता है, देख ग्राफ को देख के ही लग रहा होगा, और इसमें वेरिएशन इज वेरी हाई, इज मच। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाई दो इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज दो इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे बोर्ड में पहले भी आया, दो इलेक्ट्रोलाइट है A और B, इसमें 1.5 टाइम्स का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आप बताओ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, और उसका ग्राफ बताओ। तो ये जो जिसमें कम हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, 25 वाला जो बी है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बस ये है हमारा, और यही चीज है। दूसरी बात है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस कंडक्टिविटी को कहते हैं जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सिर्फ देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0 इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक छोटी सी बात मैंने लिखवाया है, देखो ध्यान से देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कांट बी डिटरमिन्ड बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ कर्व। क्यों? क्योंकि जो आपका कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ, मैंने जो बताया आपको, इस ग्राफ को तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये चीज आप वीक में नहीं कर सकते, क्योंकि वीक में जो आपका ग्राफ है वो पैरेलल हो गया, अब ये एक्सिस को कट नहीं करेगा, इसलिए इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप नहीं निकाल सकते, और इसका पॉसिबल है। तो वही यहाँ पे बताया गया, इस ग्राफ का लिमिटेशन है मेरे बच्चे, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस ग्राफ, कि ग्राफिकली और एक्सपेरिमेंटली हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है जब कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेस 0, और ये जो इक्वेशन होता है उसको कहते हैं डिवाइहकल ऑनस्लिनिक इक्वेशन। बोलो बेटा, ठीक है सर जो वो होता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसमें हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देते हैं ना, इस चक्कर में वो ऐसा हो जाता है ना। नहीं बेटा, सब दोनों में ही कर रहे हैं वो काम, और जो बी एक कांस्टेंट है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ आयंस। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो वही एक साइंटिस्ट ने रूल दिया था, उसका नाम था कॉलरस लॉ, इज यूज्ड टू डिटरमिन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। और उन्होंने रूल बताया था कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो कैसे निकाल सकते हैं, कैटायंस और एनायन की कंडक्टिविटी को ऐड करेंगे तो आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा बेटा। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज आपका Al2SO4 का होल थ्राइस है, तो पहले तो आप इसको ब्रेक कीजिए, 2Al3 प्लस
3SO4 2 माइनस। तो अगर आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आपने ट्वाइस इंटू इन दोनों की कंडक्टिविटी को ऐड करोगे, आपके पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगा। अब देखो, अब क्या है एप्लीकेशन, याद होगा मैंने आपको बताया था कैसे लर्न करना है इसको। मेरे बच्चों को तो, कुछ बच्चों को तो पता है, शॉर्टकट मुझे बच्चों को पता भी है। इसकी 3 एप्लीकेशन है। पहली एप्लीकेशन क्या है कि आप इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो एक्सपेरिमेंटली निकाल दी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट को उनके यूज करके हम वीक का निकाल लेते हैं। हाँ, वीक से वीक का नहीं निकालेंगे, ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग से वीक का निकालेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि मैं, याद होगा जब मैं क्वेश्चन करा रहा था आपको एग्जाम्पलर के, तो उसमें बताया था कि एक दो ऑप्शंस हमारे पास, वीक से नहीं निकलता, स्ट्रॉन्ग से वीक को निकालते हैं। देखो वीक की वैल्यू निकाल रहे हैं, और जो तीनों इसमें लिया है वो तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग है। तो देखो ध्यान से, तो फॉर एग्जाम्पल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग से वी कैन इजीली गेट द वैल्यू। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ दिस, आपको अल्फा की वैल्यू को, मैंने याद होगा को लिखवाया था, तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, ये निकाल लिया हमने। और उसके बाद फिर हमने क्या करना बेटा? हाँ जी मुस्कान बताइए। कभी कभी हमें मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा भी होता है, तो सारे माइनस करने हैं जो नेसेसरी बेटा नहीं है। स्ट्रॉन्ग से ही निकलेगा, वीक से नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। स्ट्रॉन्ग है। ओके सर। उसके बाद एक बार आपके पास के वैल्यू आ गई, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल देते हो, हमें पढ़ा भी था बेटा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा आपने पहले निकाल लिया। दूसरी बात, अब हम स्पेरिंगली सॉल्युबल, इससे आप वो भी निकाल सकते हो, सॉलिडिटी भी निकाल सकते हो, क्योंकि याद होगा ये मैंने बताया था क्लास में, फिर से बताता हूं, बट मेरे हिसाब से नॉट फॉर सीबीएसई है, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है और नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो उसका फॉर्मूला की इंटू 1000 बाय पोलैरिटी से हम निकाल लेते हैं। अब यहां पे मैंने नेक्स्ट में बताया था सॉल्ट ब्रिज, हमें जल्दी जल्दी खत्म करना है बेटा। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन आपको पता है, सॉल्ट ब्रिज कहां यूज करते हैं? गैल्वेनिक सेल में यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सिस्टम होता है। सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या रोल होता है, ध्यान से देखिएगा। सॉल्ट ब्रिज की अपनी बारे में बात करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा आप। पहली बात, इट कंप्लीट द सर्किट इंटरनली, इट कंप्लीट्स द सर्किट इंटरनली, याद है, इट कंप्लीट्स, या ऐसे लिख लो, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, ये नोट डाउन कर लीजिए, इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, वो इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। दूसरा, ये दोनों बीकर्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ टू बीकर्स या दो हाफ्स, दोनों बीकर। क्योंकि आपको मैं बताऊं, सीबीएसई 2022 यानी लास्ट ईयर ये फंक्शन भी हमारे बोर्ड में आया था टर्म 2 में, इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, तीसरा लिख लीजिएगा, इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। सर कितने पॉइंट लिखने होते हैं? बेटा 3 लिख दो। ओके सर। बेटा एक्चुअली आपको पता नहीं ना मार्किंग स्कीम में क्या है बेटा, इस वजह से सेफ्टी के लिए लिखवाता हूं, ओके द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये हमने देख लिया। अगला नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। आप देखो इसमें एक क्वेश्चन होगा, एक्सटर्नल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट होता है, डेनियल सेल जो होता है, याद रखिएगा। सर ये हाँ थर्ड पॉइंट का मतलब समझा दो। देखो बेटा, जब आपने दोनों बीकर्स लिया था तो याद होगा इन दोनों बीकर्स में चार्ज का डिफरेंस होता है, अगर आपको सॉल्ट ब्रिज की प्रॉपर्ली गैल्वेनिक सेल का पता हो। इसमें Yes. एक्सेस में आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है यानी नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों जहां भी चार्ज का डिफरेंस होता है वहां पे एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है।
तो अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेटअप हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो आपका गैल्वेनिक सेल काम करना बंद कर देगा। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये दोनों सॉल्यूशन को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देता और वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होता। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? फिर एक बार फिर सुनना लो, ये वाली बेटा समझ नहीं आया। पहले तो इस सर्किट को इंटरनली कंप्लीट करता है, ये दोनों बीकर्स की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और ये दोनों बीकर्स में जो दोनों बीकर्स हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है लिक्विड दोनों बीकर्स में है, उनके बीच में लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्रिएट नहीं होने देता। ठीक है, इसमें से फर्स्ट दो आप नॉर्मली जब सबसे ज्यादा देखोगे बेटा। अच्छा, अब यहां देखो डेनियल सेल। ठीक है, डेनियल सेल जो है वो कॉपर और जिंक का सेल है जिसमें कोई इश्यूज नहीं है। सॉल्ट ब्रिज यूज किया बड़े आराम से, यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आपको इसमें 1.1 वोल्ट को इतना सिग्निफिकेंट क्यों लिया गया है, यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आपको पता होगा जिंक की जो ई नॉट वैल्यू होती है वो -0.76 वोल्ट होती है। कॉपर की जो ई नॉट वैल्यू होती है वो होती है आपकी +0.34। तो इस ई नॉट वैल्यूज को देख के हमें समझ में आ रहा है कि जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो एनोड की तरह काम करता है। याद रखिएगा, लीस्ट वैल्यू इसकी देखो हाई, तो कैथोड की तरह काम करेगा। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इनकी रिडक्शन होती है, ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, कैथोड की तरह। अब हमारे यहाँ पे क्या है उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देख लिया, जिंक एनोड है, कॉपर कैथोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे है? डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो जिंक टू कॉपर होता है, और करंट का जो फ्लो होता है वो कॉपर टू जिंक होता है। अब मैंने यहाँ पे देखो दोनों को देख के समझ में आ गया, तो इसके हिसाब से मैं गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिख रहा हूँ। तो वो मैंने यहाँ पे 2 लाइन बनाया। सॉल्ट ब्रिज हो गया, लेफ्ट में जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको लिखते हैं, राइट में जिसकी रिडक्शन होती है उसको लिखते हैं। यहाँ पे जिंक क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो इस हिसाब से जब हम ई नॉट सेल निकालेंगे तो ई नॉट सेल आएगा कॉपर में से जिंक को माइनस करके। -0.34 -0.76, तो ये आएगा 1.10 वोल्ट। ई नॉट सेल आ गया। क्योंकि इसका ई नॉट सेल 1.10 वोल्ट है, इसलिए इसमें जो जजमेंट है वो 1.10 वोल्ट के हिसाब से दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 केसेस बताया गया, आप ध्यान से देखिएगा। जब आपका एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है, ये 1.1 वोल्ट फिक्स नहीं है, ये डेनियल सेल के लिए है, कोई दूसरा सेल होगा तो उसमें वैल्यू डिफर कर जाएगी। तो जब आपका 1.1 वोल्ट से कम है एक्सटर्नल वोल्टेज, तो आपका गैल्वेनिक सेल इफेक्टिवली काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपने 1.1 वोल्ट के बराबर एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो रुक गया, देखो कुछ भी डायग्राम नहीं दिख रहा हुआ। अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को 1.1 वोल्ट से एक्स्ट्रा कर दिया तो सारी चीजें चेंज हो गई, बदल गई। कैसे बदल गई? अब इलेक्ट्रॉन देखो कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा है, यानी जिंक अब कैथोड हो गया और कॉपर आपका एनोड हो गया। ऑक्सीडेशन अब कॉपर की हो रही है और रिडक्शन जिंक की हो रही है। मतलब आपका जो गैल्वेनिक सेल है इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज आपके नॉर्मल वोल्टेज से सेल से ज्यादा हो जाता है तो आपका यही गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स्ड हो जाता है। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं। और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि 1.1 वोल्ट के हिसाब से आए, एक अलग भी हो सकता है। हाँ, नॉर्मली 1.1 वोल्ट आ जाता है क्योंकि पेपर में दिया होता है। अच्छा, अगला है आपका नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन मैंने आपको बताया था, दिस इज माय नर्स्ट इक्वेशन, जो आपको डेरिवेशन अभी फिलहाल जानने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यूसी। तो मेरे बच्चों को क्यूसी में प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पे मैंने बताया था कि व्हाट इज दिस लॉग। ये क्यूसी क्या होता है? क्यूसी को कहते हैं रिएक्शन कोशिएंट, और वो कैसे निकालते हैं? तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को डिवाइड करके। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिवाइड किया, देखो सी डी दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लिया, कोफिशिएंट को पावर में रख दिया, ऐसे।
हाँ, सॉलिड को आप इग्नोर कर लेना, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होती है उसको इग्नोर कर लेना। ये अच्छा, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये यह ध्यान रखना, ये 298 केल्विन पे होता है। नॉर्मली सीबीएसई जब पेपर देती है तो 298 केल्विन वाला ही देती है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर होगा तो वहां पे फॉर्मूला हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाय एन एफ लॉग ऑफ क्यूसी। बस ये ध्यान रखना। हाँ, ये किसी भी टेम्परेचर पे है और ये सिर्फ 298 केल्विन पे होता है। अब अगला मेरे पास रिलेशनशिप है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो अब देखो, उसका फॉर्मूला है ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.3। क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन आपको पता ही है। नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यूसी। अब देखो, एट इक्विलिब्रियम, ये बात ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पे आपकी जो ई सेल की वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है और क्यूसी जो है वो केसी के बराबर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और इक्विलिब्रियम पे एक और चीज 0 हो जाता है, डेल्टा जी भी 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे ये तीनों दो 0 हो जाते हैं और क्यूसी केसी के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं ई सेल को 0 कर दूं तो इक्वेशन बन जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन लॉग ऑफ केसी। ये मेरा रिलेशन आ गया, सर यहां से आप केसी निकाल सकते हो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमारे ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है। इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है, डेल्टा जी 0 हो जाता है, लेकिन अगर आपका ई नॉट सेल 0 हो गया तो उसको आप इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे। ई नॉट सेल और ई सेल में डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा बेटा। ई सेल ई नॉट सेल 0 होने का मतलब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। चलिए, एक बहुत अच्छा, बार बार हम कुछ बच्चे मेरे पास आते थे, सर वर्क को लेकर बड़ी प्रॉब्लम थी, बच्चों को कंफ्यूजन था, सर वर्क वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये देखिए, वर्क क्या होता है, वर्क को डेल्टा जी कहते हैं। डेल्टा जी को ही हम लोग वर्क कहते हैं, और अच्छे ढंग से बोलना होगा तो इसको नॉन पीवी वर्क कहते हैं, नॉन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, तो अगर पेपर में आपको वर्क निकालने के लिए कहा जाए तो याद रखिएगा आपको डेल्टा जी निकालने के लिए कहा जाता है। अगर आपकी सारी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी है तो ई सेल ही आपका ई नॉट सेल हो जाता है। ये क्या क्यों हो जाता है, क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन में आपको पता है अगर सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है आपको। आप देखो ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ 1। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट सभी 1 है तो क्यूसी की वैल्यू 1 हो जाएगी, log 1 की वैल्यू 0 होती है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ई सेल और ई नॉट सेल इक्वल हो जाते हैं। तो उस केस में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाता है बेटा। सर अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। सर। स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, टेम्परेचर इज सर। 298, प्रेशर इज 1 atm, ऐसा निकाल रहे होते हैं। दूसरा सर। नेक्स्ट होता है, ये फॉर्मूले बताया, फैराडेज लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लॉज मैंने बताए थे आपको। पहला उन्होंने बताया था कि जो अमाउंट, यस निखिल बोलो बेटा। सर जो केसी होता है वो कैलकुलेट कैसे होता है, और केसी और क्यूसी में क्या मतलब ऐसा क्या डिफरेंस होता है? बेटा केसी इज, वो जैसे क्यूसी निकालते हो प्रोडक्ट और रिएक्टर में, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, ओके केसी निकलता है, वो भी एक रेशियो है, वो तब निकलता है अगर आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। तो अगर इक्विलिब्रियम के सर। अलावा कोई रेशियो निकाल रहे हो तो उसको हम कुछ और कहते हैं बेटा, ठीक है, ओके उसको ही क्यूसी कह सकते हैं। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर ये एक बार ई सेल ई नॉट सेल के इक्वल कैसे होने पर ये वाला दोबारा बता दो। देखो बेटा, नर्स्ट इक्वेशन था ना हर्ष, नर्स्ट इक्वेशन आप देखो बेटा, नर्स्ट इक्वेशन क्या था हाँ जी। आपका, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल था। हाँ अगर जी। आप बताओ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट सभी में मैंने यूनिटी लिया है, 1 लिया है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर सबकी वैल्यू 1 है तो अगर हम ऊपर नीचे सारी वैल्यूज अगर 1 होगी तो हमारा log 1 आ जाएगा ना क्यूसी की वैल्यू, और log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो ई सेल और ई नॉट सेल इक्वल हो गया, क्योंकि राइट हैंड साइड वाला टर्म गायब हो गया ना। तो वैसे तो डेल्टा जी का फॉर्मूला माइनस एन एफ ई सेल होता है, लेकिन अगर सबकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ली हुई है तो इसको लिखोगे डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल मेरे बच्चे। तो मैंने यही बताया कि ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, तो ई नॉट सेल कैसे निकालते हो, तो ये निकालते हो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके। क्लियर है हर्ष? यस सर। ओके।
अब आ जाते हैं फेराडेज फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि भाई जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे उतना मास डिपॉजिटेड होगा। दूसरा, और इसकी बेसिस पे फॉर्मूला कराया था, याद होगा आपको, मैं याद दिलाता हूं, मास डिपॉजिटेड, दो फॉर्मूला कराया था। इज इक्वल मास टू एटॉमिक मास डिपॉजिटेड इज इनटू इक्वल टू एटॉमिक मास एटॉमिक इनटू आई मास, इनटू बहुत N अच्छी, एटॉमिक into मास अपॉन I into एन T. इंटू एफ इनटू इंटू एफ आई इंटू टी। टू आई इंटू टी। हाँ, या फिर एक और फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास एटॉमिक मास इनटू क्यू अपॉन एन चार्ज अपॉन एन। एन इंटू एफ इंटू क्यू कर दिया, Q. ठीक है, मास डिपॉजिटेड। एक और फॉर्मूला होता है मोल्स इज इक्वल टू आई इनटू टी अपॉन एन हाँ कैफ। क्यू बाई एन एफ। हाँ। अच्छा, एक और फॉर्मूला होता है, आपको अगर बताता हूँ, वो थिकनेस वाला। थिकनेस वाला, Thickness. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थिकनेस निकाल सकते हो। तो एक मिनट, आपको पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? Mass into मास thickness पर into यूनिट Mass वॉल्यूम, into एरिया मास इनटू बाय वॉल्यूम, थिकनेस हो बहुत जाता अच्छे। है। वॉल्यूम को क्या लिखना है आप? मास डिपॉजिटेड, तो thickness आपने into ऊपर area. वाले एरिया लॉस इनटू निकाले, थिकनेस। सरफेस एरिया, बहुत अच्छी, गुड गुड बच्चे, गुड। और आपको पता है फैराडेज इज अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो जो कितना इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है यस। उसको कहते हैं। Z को डिफाइन किया था m इज इक्वल टू जेड क्यू, तो Z को डिफाइन किया है कि m का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू होता है, ठीक है। या हम एक और तरीके से कह सकते हैं m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। तो अगर हम 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करवाएं तो जितना मास डिपॉजिटेड होता है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, Z। ये हो सकता है एग्जाम में कभी डेफिनेशन पूछ दे बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने सेकेंड लॉ यहाँ पे लर्न करवाया था। सेकेंड लॉ आपको याद होगा कि अगर डिफरेंट सब्सटेंस कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, जो मास डिपॉजिटेड होता है, वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शन होता है। आप केमिकल इक्विवेलेंट कह लो या इक्विवेलेंट मास कह लो। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, वैलेंसी। ये आपको निकालना आता है। अभी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, डोंट वरी। उसके बाद सेल्स को भी क्यों छोड़े, सेल्स भी कर लेते हैं। सेल्स मैंने आपको, हमारे सिलेबस में टोटल 4 सेल्स हैं, वो आपको पढ़ना है। पहला है प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स बेसिकली बहुत कॉमनली होता है, लेक्लेंची सेल्स भी होता है, ठीक है। इसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं आपको पता ही है बेटा, बैटरीज में, ट्रांजिस्टर्स में पुराने जमाने में मोटा सा सेल होता था, वो यूज करते थे इसको। इसमें देख लो, ठीक है। अब देखो जिंक यहाँ, हाँ जी बेटा, सर इसके रिएक्शन कैसे याद करें? मैं बताता हूँ, मैं लर्न करवाता हूँ, साथ के साथ लर्न करवाते हैं, चिंता कीजिए बेटा। जिंक है, एनोड की तरह काम कर रहा है, तो एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो ये वाला रिएक्शन तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को याद होगा, सिंपल सा। अच्छा, नेक्स्ट होता है वी आर टेकिंग अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट, अगर आपको अमोनियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, अगर आप उसकी नॉर्मल रिएक्शंस लेते हैं तो याद रखिएगा अमोनियम के सॉल्ट में गैस बहुत इफेक्टिवली रिलीज होता है, वो होता है अमोनिया, ठीक है। और ये पता है, ये अमोनियम क्लोराइड है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है बेटा। और क्योंकि ये एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से कभी ना कभी ये होल्ड कर देता है। तो पुराने जमाने में अगर आप अपनी दादाजी वगैरह से पूछोगे या मम्मी से भी पूछोगे तो वो बताएंगे कि पहले ना बैटरी रखे रखे लीक कर जाती थी। वो लीक इस अमोनियम आयन की वजह से कहते थे। तो ये हमारे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता था कि व्हाई ड्राई सेल्स बिकम डेड, ड्राई सेल बोला, व्हाई ड्राई सेल्स बिकम डेड इफ लेफ्ट अनयूज्ड फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये ड्राई सर तो सेल्स इन कहते थे, क्यों? क्योंकि वो जो सेल्स का नाम ड्राई एसिडिक सेल्स है ना? अमोनियम था वो करोड कर देता था जिंक कंटेनर को, जिसकी वजह से वो लीक कर जाता। ठीक है मेरे बच्चे, अब बताओ पहला वाला इक्वेशन लर्न हो गया। और अमोनियम को किस में कन्वर्ट कर दिया? अमोनिया में। और जो बाकी जो बच गया सर ये क्या फिर बचा? से बता दो, हाँ, ये बैटरी वाला फिर से बता दो। मैं देखो वाई, मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ, वाई ड्राई सेल्स, बेटा ये नोट्स में करवाया हुआ है, ड्राई सेल्स बिकम डेड if left unused for longer time। क्यों? क्या रीजन है? एसिडिक अमोनियम आयन corrodes जिंक कंटेनर, तो फिर लीक कर जाता है। Am I clear to all of you? Yes or no? यस सर। इक्वेशन लर्न हो गया विवान। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, अमोनियम आयन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ से H बचा, उसी को लिख दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो। हो गया लर्न? सर
हाँ जी बोलिए। जल्दी सर बताइए बेटा, जैसे मैं आगे हमारे मूव ऑन करूं। क्लॉक वगैरह और जो हमारे रिमोट से होते हैं उसमें भी तो ड्राई से होता है, तो उसमें भी वो लीक कर जाता है। बेटा मैंने क्या, हर बैटरी नहीं लीक कर जाता, हर कोई नहीं लीक करता बेटा, आप कुछ ही लीक करते हैं। सर तो ये ट्राई सेल्स का है नहीं, ये वाले जो हैं हाँ ट्राई ड्राई सेल्स सेल्स नहीं का है? है, मतलब जो ओके कह ओके। रखे रखा है लीक कर जाता है बेटा, ऐसा नहीं कि हार्ड एंड फास्ट है कि मतलब सभी को बोल देना। इक्वेशन लर्न करना था अभी मेरे बच्चे, एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर लर्न कैसे होगा, तो जिंक ऑक्सीडाइज कर दिया, MnO2 ले रहे थे, अमोनियम आयन लिया, अमोनियम से अमोनिया बना लो, और MnO2 में से 2 ऑक्सीजन था उसका, 2 ऑक्सीजन और OH बन गया कंपाउंड। अच्छा हाँ शशांक बोलो बेटा। और सर ये थ्योरी नहीं याद करनी? थ्योरी बी नहीं, सेल्स आपको का इसमें मैं बताता हूँ, इसमें इक्वेशंस याद करना होता है, एनोड कौन है कैथोड कौन है ये याद रखना होता है, और इलेक्ट्रोलाइट बस। आप देखो जिंक नॉर्मली ऑक्सीडाइज होता है, देखो अब यहाँ पे इस वाले केस में एनोड कौन है, जिंक एमेल्गम है, देखो जिंक मरकरी का एमेल्गम, वो एलॉय है, उस वही एनोड की तरह काम कर रहा है, तो देखो वही जिंक है ना, तो जिंक की ऑक्सीडेशन कर दिया आपने, देखो 2 इलेक्ट्रॉन और ZnO में कन्वर्ट किया आपने। अच्छा ऑब्वियसली OH माइनस है, दैट विल गेट कन्वर्टेड टू H2O, वाटर बन गया। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो आपका पेस्ट जो है वो कैथोड की तरह काम कर रहा है, HgO लिया है, वाटर लिया, वाटर से आपको OH माइनस मिलेगा, और HgO से हमारा मर्करी में ये कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो इसमें कोई भी आयंस नहीं होता, तो यहां पे देखो द सेल पोटेंशियल इज अप्रोक्सीमेटली 1.35 एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, क्यों? एज द आयनिक concentration of the solution is not changed during its lifetime, that is why it gives constant voltage। ये भी हमारे बोर्ड में पता नहीं कितनी बार आया हुआ, बहुत बार आया हुआ, बहुत बार। इक्वेशन साथ के साथ लर्न कर लेना है, पहला इक्वेशन याद हो गया। दूसरा मैं बताता हूं, जिंक एमेल्गम आपने लिया है, OH डाला है इसके अंदर, जिंक को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, तो जिंक केस में बनना ही बनना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर क्या बनाना है, ZnO मैंने लिखा, फिर से बिना देखे बोलो, लर्न करो, बहुत इजीली हो जाएगा। सर Hg कहाँ से चला गया, मतलब प्रोडक्ट्स Hg तो रिड्यूस हुआ ना बेटा, HgO से Hg में कन्वर्ट हो गया ना, नहीं सर, एनोड पे। वो तो एलॉय है ना, वो तो एलॉय है बेटा, मेन रोल जिंक का है ना, ओके तो मरकरी एक हमने एलॉय के फॉर्म में यूज किया ना, प्लीज मेन तो रोल है उसका। ओके टर्न हो गया दोनों। अच्छा एक मिनट, कैथोड वाला एक मिनट नहीं बेटा, बिल्कुल कैसे नहीं लर्न होगा, देखते हैं पहले, मुझे देखते हैं ड्राई सेल का इक्वेशन किसको याद है, जल्दी बिना देखे बताओ। Zn is equal to Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरे में क्या था? MnO2 सर, हाँ MnO2 plus प्लस NH4 plus NH4 plus हाँ, is बहुत equal to MnO2 था, बहुत अच्छे MnOH क्या plus बना, NH3 MnO और उसके O साथ क्या आ गया, OH, और OH प्लस क्या मिल plus प्लस जाएगा, NH3। Zn NH3 और इलेक्ट्रॉन्स भी तो रखो बेटा, रिडक्शन नहीं करवाओगे। 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा अब मतलब मरकरी सेल का इक्वेशन बताओ जल्दी से, फास्ट, कौन सा अलॉय यूज जिंक हुआ? अमलगम plus 2OH minus जिंक अमलगम प्लस 2 होगा। Zn और ZnO O plus H2 प्लस plus 2 H2, बहुत इलेक्ट्रॉन। अच्छे। और वहां पे क्या यूज किया? HGO। H3 Hg लिक्विड आ जाएगा और हाँ उसके बस पास Hg तो इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस क्या हो गया, OH माइनस, बस बस बैलेंस आउट कर लेना। अच्छा इसकी जो खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो आप इक्वेशन यूज करोगे इस ओवरऑल इक्वेशन के अंदर, उसके अंदर कोई आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, और क्योंकि उसके अंदर आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू आउट लाइफ टाइम। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? साथ सर के साथ ओवरऑल लर्न कर लिखनी है लेना आपने बेटा, यू इसकी डोंट हैव। इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है मर्करी और ड्राई की। बेटा अब इसकी ओवरऑल इक्वेशन में आयनिक इक्वेशन नहीं होता ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड्स होते हैं ना, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहती है, इसलिए तो आप फाइनल इक्वेशन लिखोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये OH से OH कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन दो कट गया, इलेक्ट्रॉन वाटर से वाटर कट गया, H2 क्या बचा, ध्यान से देखो क्या बचा, वही बच गया जिंक एमेल्गम जिंक जो कि एलॉय सॉलिड स्टेट में है, प्लस प्लस HgO HgO सॉलिड स्टेट प्लस में, ZnO सॉलिड स्टेट में, मरकरी H प्योर लिक्विड है। तो भाई हम तो कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज होता है, आयंस का ना, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की वैल्यू तो 1 ही होती है। ओके ओके सर। अच्छा अब देखो ये कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी ध्यान रखना है, ये आ जाएगा आपका ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर्स में कौन यूज होता है बेटा, सेकेंडरी बैटरीज, क्या होता है इसमें, कौन मर्करी है नहीं? क्या, हाँ लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं इसको, इसमें जो लेड डाइऑक्साइड जो है वो कैथोड है आपका, ठीक है,
लेड एनोड है और आपके इसमें H2SO4 एसिड आप जानते ही हो इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज किया जाता है। इक्वेशन बहुत फिक्स, बहुत इजी है। लेड 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेड सल्फेट, ऑब्वियसली सल्फेट H2SO4 से मिला है SO4 2-, उसके साथ कंबाइन करके PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। PbO2 जो कि कैथोड है, ऑब्वियसली वो भी सल्फेट आयन है जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिला है H+ आयन, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके PbSO4 और H2O बना देता है। इन दोनों को ऐड करो तो वो रिएक्शन आ जाएगा। 2 मिनट देख लो इस इक्वेशन को, साथ के साथ लर्न करो और खत्म करो यहीं पे बस। सर इस सेल का नाम क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी बेटा। ओके सर। लर्न हो गया मेरे बच्चों? जल्दी बताओ, फास्ट। डन है? चलो ओके ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये वाला रिचार्जिंग वाला छोड़ देना, ये कोई ऑप्शनल होता है, कोई नहीं पूछने वाला। एक निकल कैडमियम बैटरी होती है, बहुत बहुत अच्छा है ये निकल कैडमियम, लेकिन इसको प्रेफर नहीं करते। हाँ कोविद बोल बेटा। सर इसकी ओवरऑल इक्वेशन रिक्वायरमेंट है इसको याद करने की? बेटा जब आप ये दोनों याद कर लोगे तो इसको ऐड करके ही तो लिखना होता है, कुछ करना थोड़ा होता है। आप इन दोनों को ऐड कर दो, लिख लो, वही ओवरऑल इक्वेशन हो गया। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, और कुछ करना ही नहीं है, दोनों को ऐड करके ही तो लिखा है मैंने। सर इलेक्ट्रॉन इक्वल करके ऐड करना है ना बेटा? हाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए फाइनल इक्वेशन में, इलेक्ट्रॉन नहीं हो। अब देखो ध्यान से मैं बताता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होगा, ये बना 4H प्लस 2SO4 2-। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो पता है क्या बनेगा? ये 2H2SO4 बन गया, जो आपने लिखा है, बाकी सब एज इट करके लिख दिया। अच्छा अब नेक्स्ट होगा, ये बहुत एक्सपेंसिव है इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। वैसे इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसको एक्सपेंसिव होने की वजह से नहीं यूज किया जाता। और दूसरा होता है फ्यूल सेल्स। ये मैंने एग्जाम्स में भी कराया था, मैंने बच्चों को बोला भी था। फ्यूल सेल्स क्या होता है? जो हम गैसेस लेते हैं उनके कंबर्शन से, देखो ये डेफिनेशन भी आई हुई है सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई के अंदर बहुत बार क्वेश्चन भी आया वही वाला फ्यूल सेल को लेकर, कि जो कंबशन से जो फ्यूल से जो प्रोड्यूस होता है एनर्जी, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है बेटा। और सबसे अच्छा जो सेल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, और ये हम अपोलो स्पेस प्रोग्राम में भी यूज होता है बेटा। इसकी अच्छी बात है कि पॉल्यूशन फ्री है, डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, एफिशिएंसी इज वेरी गुड। स्पेस प्रोग्राम में हम इसको यूज करते हैं, तो कल को आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा कि कौन सा बैटरी में यूज हो रहा है, वॉच में किसको यूज करते हो, मरकरी से वॉच में यूज होता है, ट्रांजिस्टर में किसको यूज करते हो, इन्वर्टर में किसको यूज करते हो, स्पेस प्रोग्राम में कौन सा सेल यूज होता है, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए बेटा। चलो कोरोजन के बारे में मैंने काफी डिटेल में ऑलरेडी बताया था, तो मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा कराने की जरूरत है। फिर भी एक बार जब पूरा टॉपिक रिवाइज किया तो ये भी कर ही लो। आपको पता है एक स्पॉट आयरन की, आयरन ऑक्सीडाइज होता है, और वो फिर कैथोड पे, ये देखो ये रिएक्शन कहाँ पे हुआ? एनोड पे हुआ ये वाला रिएक्शन। फिर कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे यही इलेक्ट्रॉन जाके H+ को H2O में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस, या O2 को H2O में कन्वर्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। अब आप बोलोगे सर H+ आयन कहाँ से आया, हमने तो दिया नहीं। तो आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं और उसी से आपको H+ मिलता है। तो ये रिएक्शन एनोड पे हो गया, ये रिएक्शन कैथोड पे हो गया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन बन गया, यानी आयरन हमारा रस्ट होने के लिए तैयार हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, देखो Fe2+ O2 के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो ये बनाता है Fe2O3, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है रस्ट, जो कि ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन को बचाने का देखो 3 स्टेप्स होता है बेटा, क्योंकि मैंने अभी अपने पेपर में भी दिया था, अपने स्कूल के पेपर में भी दिया था, आपके टेस्ट के पेपर में भी दिया था कोरोजन के ऊपर क्वेश्चन, तो इसके इक्वेशन पेपर में आ सकते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इसको बचाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्रिवेंशन के बहुत सारे मेथड है बेटा। एक मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन, एक होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल आपको पता ही होगा कि एक को बचाने के लिए दूसरे को बर्बाद करना। ठीक है। अब आपको पता है, अब आप बोलोगे सर मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब ये है कि जिंक जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, उसको अगर आयरन के सरफेस को बचाना है तो हम क्या करते हैं, उसके सरफेस पे मोर रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर लेते हैं। लेकिन एक बच्चा आके पूछता है कि सर अगर आप जिंक के ऊपर
या आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करोगे तो जिंक तो ज्यादा रिएक्टिव है, वो तो जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये नहीं होता कि कॉपर की कोटिंग कर देते हैं, वो लेस रिएक्टिव है तो काफी लंबा टाइम लगाएगा। तो नहीं बेटा, एक ना LIC का एड भी सुना होगा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो बेसिकली क्या होता है, जिंक की कोटिंग तब तक बचाती है, जब तक कि वो कोटिंग है तब तक तो वो बचाएगा बचेगा, लेकिन जब उसकी कोटिंग हट भी गई, तब जब कोटिंग हट जाएगी तो जिंक क्या करता है, अपने आसपास कार्बोनेट और ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। तो हमारे मेटल को वो उसके बाद भी वो बचाता है मेरे बच्चे। ठीक सर है, किसकी यहाँ पे बात हम है? लोगों ने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज अब यहाँ पे देखिएगा बेटा, नोट्स मैंने ये ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं सभी बच्चों को। और आज अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स करते हैं। देखना है सर किस किस की कोडिंग बनाता है? कोटिंग जिंक कार्बन और ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट की बेटा। ओके। सर हाँ जी। सर नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन है सीवीएसई? नहीं 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 नहीं, हम लोगों ने करा था बेटा आपके नॉलेज के लिए, CBSE में नहीं है। अब आप ध्यान से देखते जाओ। हाँ कोविद बोलो बेटा। सर हमारी मैम ने एक क्वेश्चन दिया था हमें हम्म, कि why MG pieces are connected with the drinking water pieces, drinking water pipes। हाँ करवाया तो तो था उसका मैंने। explanation- कौन बता रहा है मुझे इसका आंसर, मैंने क्लास में करवाया था। सर क्योंकि वो मोर रिएक्टिव होते क्वेश्चन तो वो रिपीट एनोड कर की तरह दें। एक्ट करते हैं। कोविद इसका नाम क्वेश्चन क्या रिपीट देते हैं, कर इसको दें। कौन सा प्रोटेक्शन कहते हैं, कौन सा बता रहा है? कैथोड शशांक, एक्टिव। प्रदीप। सैक्रिफिशियल। नहीं सैक्रिफिशियल नहीं कहते, मैंने 3 मेथड ऑफ प्रोटेक्शन करवाया था। एक था वो नॉर्मली बैरियर प्रोटेक्शन होता है, एक सैक्रिफिशियल, और एक भूल गए, कैथोडिक प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट द अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स। यस सर। एक मिनट देखो भूल गया। क्वेश्चन क्या था पता ही नहीं लगा। हाँ क्वेश्चन क्या है एक बारी वो बता दो। बेटा, ये जो अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स होती हैं, ये अंडरग्राउंड आयरन पाइप जो है, उनको बचाने के लिए सर जिसमें मेटेलिक वायर जॉइंट होती है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन है? प्रियांश। हाँ, मेटेलिक वायर से हम कनेक्ट करते हैं बेटा उसको, और उसको किस, ये मेटेलिक वायर से कनेक्ट करके उसको मोर रिएक्टिव मेटल जैसे मैग्नीशियम से कनेक्ट कर देते हैं। और जो क्या होता है बेटा, और उस मैग्नीशियम को हम एनोड बना देते हैं, और अगर वो एनोड की तरह काम करेगा तो इट अंडरगो ऑक्सीडेशन। और ये क्या होगा, अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स क्या होगा बेटा? एक्ट्स एज कैथोड। तो क्या होगा, अंडरगो रिडक्शन। तो आपका बर्बाद कौन होगा? मैग्नीशियम ना, आपका आयरन पाइप्स कनेक्ट बचा आ जाएगा ना बेटा। 3 मेथड कराया था, समझ में आ गया कोविद? Yes sir। मैग्नीशियम की जगह जिंक नहीं हो सकता? मैग्नीशियम बेटा, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव। चलो एक बार नोट्स रेफर कर लेना, प्रोटेक्शन में मैंने कराया बेटा। अब यहां देखो, चलो न्यूमेरिकल्स देखो, स्टार्ट करें बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। यानी आपके पास कापा दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे तो कापा इज गिवन टू यू, कापा उन्होंने दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने दिया हुआ था, मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कह रहे थे। ये मेरा कापा हो गया, ये मेरा C हो गया, और यहाँ पे मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालना था, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, K इंटू 1000/C, वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया 124 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दूसरा क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, दिस इज, देखो इंफॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी होता है कभी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। पहला है कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर है, रेजिस्टेंस जो है आपका वो 1500 ओम्स है, ठीक है। उसके बाद आपकी कापा की वैल्यू हो गई 0.146 इंटू 10⁻³ साइमेंस पर सेंटीमीटर। अब उन्होंने निकालने के लिए क्या बोला, जी स्टार यानी सेल कांस्टेंट बोला। जी स्टार का फॉर्मूला होता है के इंटू आर। तो के मेरे पास ऑलरेडी था 0.146 इंटू 10⁻³
और रेजिस्टेंस हमारे पास 1500 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जी स्टार आ गया। अगर उन्होंने हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कहा होता तो मोलर कंडक्टिविटी बहुत इजीली निकाल लेते हैं, और वो फॉर्मूला होता है K × 1000/C। देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट पे मूव ऑन करें ना, कोई सर डाउट तो नहीं है? कंसंट्रेशन का कोई काम नहीं है, हाँ सिर्फ कंसंट्रेशन ऐसे ही दे रखा है इसमें। नहीं, मैंने कहा मोलर कंडक्टिविटी के लिए ना, कॉन्सेंट्रेशन ऐसे दिया हुआ था, बट मैंने उसको यूज कर लिया ना, मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया मैंने। उन्होंने नहीं दिया था, हमने यूज कर लिया उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन था। क्या क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था 0.05 मोलर, आपको लेंथ दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब रेडियस जो होगा वो 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी आर दिया हुआ है 5.55 × 10⁻³ ओम्स दिया हुआ। अब आपको पहले निकालना है रेजिस्टिविटी, तो आपको पता है R = ρL/A होता है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से रो का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R × A/L। R ऑलरेडी दिया हुआ था 5.55 × 10⁻³ सॉरी -3 था, और एरिया तो आपको पता है πr², यानी पाई की जगह पे 3.14 ले लो, r की जगह पे 1/2 का स्क्वायर कर लेना, और डिवाइडेड बाय लेंथ हमारे को दिया हुआ था 1, तो हमने यहाँ से रो निकाल दिया, रेजिस्टिविटी निकाल दी। अब कापा का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, इट इज 1/ρ इज कापा। तो जो आपका कापा आया है, रो आया रेजिस्टिविटी, उसको रेसिप्रोकल कर दो आपका। तो पहले देखो यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकाल लिया R × AL/A कराया, तो हमने रेजिस्टिविटी आ गया हमारे पास, उसको कंडक्टिविटी निकाला 1/ρ कर दिया, तो हमारे पास कंडक्टिविटी आ गया। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है, क्योंकि यूनिट्स आपकी सेंटीमीटर में आएगी, लेंथ सेंटीमीटर में है, तो K × 1000/C फॉर्मूले में डाल दिया। और जब भी आप बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल्स लिखते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यू नीड टू राइट योर यूनिट्स, क्योंकि अगर यूनिट्स आप गलत लिखते हैं तो यू विल गेट लेस मार्क्स, नॉट एज एक्सपेक्टेड। आपके मार्क्स 1/2 जो भी कटना हो कट जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कॉलरस लॉ का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या NaCl की वैल्यू गिवन है, HCl की वैल्यू गिवन है, NaAC की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको HAC चाहिए। ध्यान से देखिएगा, आपका H कहाँ था? इसमें था। AC कहाँ था? इसमें था। तो आपने इन दोनों को ऐड करना है, जो फालतू चीज है जो आपको नहीं चाहिए उसको माइनस करना है। Am I clear to all of you? Yes or no? जब HAC चाहिए तो क्या करना है आपको? यहाँ पे HCl लेना है, और यहाँ पे आपको NaAC लेना है, और इसमें आपको माइनस क्या कर देना है? इसमें आपको माइनस जो फालतू चीज है वो NaCl है, उसको माइनस कर देना है। क्या मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? माइनस सब्ट्रैक्शन का लॉजिक समझ में आ गया ना? एक्स्ट्रा होता है उसको माइनस कर देते हैं। HAC चाहिए था तो वो आपने ले लिया। AC क्या होता है? हाँ, सर AC क्या होता है? एसीटेट आयन बेटा, AC इज दिस इज एसीटेट। ठीक है, ओके सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अब आप देखो NH4 + OH-। यहाँ आप बताओ इन दोनों में किसको ऐड करो किसको माइनस करोगे? आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। OH फर्स्ट इक्वेशन में है, NH4 लास्ट इक्वेशन में, तो आपको समझ में आ रहा होगा इन दोनों को ऐड करना है और बीच वाले को माइनस करना है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं ऐड करना, हाफ करेंगे। आपको सिर्फ हाफ एक OH, बिल्कुल बिल्कुल वाले बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है, आपको इसमें NH4 OH की वैल्यू अगर निकालनी है तो बहुत इजीली आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को भी, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपने क्या करना है, जो BOH का होल ट्वाइस है उसको हाफ करना है, और BaCl को भी हाफ करना। हाँ, इसको हाफ करना है, और इसमें आपको ऐड किसको करना है? NH4 वाले को, और माइनस किसको करना है बेटा? हाफ BaCl2। हाँ, हाफ सर हम करके इसमें BaCl2। BaCl2 को हाफ इसलिए करते हैं, इसमें Cl 2 बार होते हैं। हाँ बेटा, आपको दो बट Cl है ना, कटेगा नहीं ना, Cl से तो एक हमारा Cl काटना है। रिलेट ही नहीं। जसकिरत बोलो बेटा। तो ये वाला फिर से समझा दो, ये हाफ वाफ वाला ये। बेटा एक पूरा- बात बताओ, यहाँ पे कितने OH चाहिए? जो आपको चाहिए था उसमें कितने OH की जरूरत है आपको? सर एक ना, और यहाँ पे कितने OH है? सर 2। तो इसलिए मैंने हाफ किया ना, ताकि एक OH आ जाए। ठीक है और यहाँ सर। पे Cl कितना था यहाँ पे? सर 2। और यहाँ पे Cl कितना है?
1 है ना, सर तो कैंसिल आउट ही नहीं होगा ना, बच जाएगा ना एक क्लोरीन, तो इस वजह से हमने इसको भी हाफ कर दिया, क्योंकि वहां पे बी ए भी हाफ हो गया तो ये भी हाफ होगा, तभी तो दोनों कैंसिल आउट होंगे। ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब आप। सर इसकी पीडीएफ भेज दो। मैं भेज देता हूँ बेटा, भेज देता हूँ पीडीएफ, बिल्कुल ग्रुप पे भेज देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ, यहाँ पे हमारे पास करंट दिया हुआ आई, टाइम दिया हुआ 2 आवर्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वी कैन फोर, तो हमें बिल्कुल पहले तो क्यू निकाल लो। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी है, उससे फिर ये निकल जाएगा, और एक फॉर्मूला आपको पता है, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है। तो एन का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन ई, क्यू इज चार्ज और ई इज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। इसको करोगे तो यू विल गेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सी कितने, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, यूनिट 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 96500, जिसको आप फैराडे कांस्टेंट भी कहते हो। तो अगर आपके पास 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उस पे 6 चार्ज कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही, 6 × 96500 कूलम कह सकते हो, या इसको 6F भी कह सकते हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस नीचे आ गए, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में रिड्यूस करने के लिए कितने चार्ज की जरूरत होगी, तो मैंने इसका इक्वेशन लिखा कि अगर मुझे एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना हो तो मुझे 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 96500 होता है, तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 3 × 96500। हो गई बात खत्म। तो यहाँ से दिस इज माई वैल्यू। सिमिलरली अगर Cu की इक्वेशन लिखोगे तो Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। तो आपको पता है 1 मोल ऑफ कॉपर को रिड्यूस करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चार्ज सीधा निकाल दिया मैंने। अगला क्वेश्चन था MnO4- वाला, तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया मैंगनीज का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आया +7, Mn2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ वो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हुआ। Am I clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. तो इसलिए 5F चार्ज हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5. 5 × 96500। बस। अब यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मैं इसको अलग मेथड से करा देता हूँ। एक CaCl2, आपको कैल्शियम ऑब्टेन करना है, तो अगर आप CaCl2 की बात करते हैं तो वो होता है, टूटता है Ca2+ + 2Cl- में। और कैथोड की बात कर रहे हैं क्योंकि कैल्शियम की डिपॉजिटेशन की बात हो रही थी, कैल्शियम कैथोड पे ही बनता है, तो हो जाएगा Ca2+, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ca बनाता है। और उसमें मैंने फर्स्ट लॉ यूज करना है, आप सभी मेरे साथ भी बोलेंगे। फर्स्ट लॉ में कहा था मास डिपॉजिटेड, मेरे साथ बोलो बेटा, क्या फॉर्मूला था मास डिपॉजिटेड का? एटॉमिक सभी मास बच्चों की आवाज आनी चाहिए। एटॉमिक मास इनटू क्यू एटॉमिक मास, बहुत अच्छे मेरे बच्चों, अपॉन N × F इंटू क्यू। मास डिपॉजिट कितना आ गया, 20 ग्राम आ गया। एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख के समझ में आ गया 2 हो गया, इंटू 96500 और इंटू क्यू आ गया। सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्यू की वैल्यू आ गई 96500। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? यस सर। ओके। अब इसी तरह एल्यूमिनियम की केस में करो, ये मैंने आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी पहले करा दिया था बेटा, मेरी ऑनलाइन चैनल पे भी अपलोडेड है ये वाला। Al2O3, इसको उसी तरीके से ब्रेक करेंगे। Al2O3 कैसे टूटेगा, 2Al3+ + 3O2-। अब हम बात करते हैं कैथोड पे, तो Al3+ के पास 3 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। वही फॉर्मूला, सेम यही फॉर्मूला है। मास कितना डिपॉजिट हुआ है, 40, एटॉमिक मास 27, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, 96500 और कूलम। इससे क्यू की वैल्यू निकाल दोगे। होपफुली क्लियर है मेरे बच्चों? यस सर। ये क्लियर है सभी को? मैं सभी से पूछ रहा हूँ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ओके, अब देखो बेटा H2O का इक्वेशन देखो, H2O का इक्वेशन में लिखोगे, H2O जब O2 में कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, ध्यान से देखो, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 2 × 96500, आ गया आंसर। अच्छा,
अब आपका Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो Feo में जो चार्ज होता है वो +2 होता है और Fe2O3 में जो चार्ज होता है वो +3 है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहा है वो +2 से +3 में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो Fe अगर +2 से +3 में चेंज हो रहा है तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे 1, तो 96500। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अच्छा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकल नाइट्रेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई इसमें क्या हो रहा है, तो देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन करते हैं। क्या निकल की डिपोजिशन की बात हो रही है? तो निकल के लिए डायरेक्ट इक्वेशन हम लोगों को पता है, निकल 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाता है Ni, और फर्स्ट लॉ हम सभी लोग जानते हैं, इतनी बार हमने न्यूमेरिकल्स किया तो याद होगा, मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू व्हाट होता है मेरे बच्चे? एटॉमिक मास अपॉन N/F अपॉन में क्या होता है मेरे बच्चों? N into F, और उधर क्या आ जाता है लास्ट में? Q I into T, ठीक है। मास डिपॉजिटेड मुझे निकालना था, एटॉमिक मास 58.7 हो गया, N नंबर 2 हो गया, 96500 हो गया, I कितना यानी करंट इज 5 और मिनट्स 20 था, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना, सॉल्व कर लेना आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों को? नो सर। बाकी बच्चे भी No, रिप्लाई sir. करें। भाई सब कहाँ गए हमारे बच्चों? अब तो आपने No, डिनर भी sir. कर लिया। सभी बच्चों की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलो, सबकी आवाज आनी चाहिए। Yes, sir. No, Clear. sir. यस सर। Clear. ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको ये वाला क्वेश्चन भी ये भी आपके बोर्ड का है, वैसे ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और ये बोर्ड का भी है। आपको मैं इसमें मेथड्स में अपने हिसाब से मैंने इसको सेकंड लॉ यूज करके कराया था। हाँ बेटा, वैसे रिकॉर्डिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, डेफिनेटली आप देख लीजिएगा बच्चों। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ लॉ। ये हमारे 3 बीकर्स हैं और तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, एज यू कैन सी। चलो ठीक है, पहले वाले में ZnSO4 है, दूसरे वाले में AgNO3 है और तीसरे वाले में CuSO4 है, ठीक है। जिंक का सिल्वर का मास दिया हुआ है कितना? 1.45 ग्राम दिया हुआ, ठीक है। जिंक का मास आपको पता ही है, जिंक का मास निकालना है, और तो हमने सेकंड लॉ यूज कर लेना बहुत इजीली। तो फॉर्मूला सर ने बताया था आपको, मास ऑफ जिंक अपॉन मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू E ऑफ जिंक अपॉन E ऑफ सिल्वर, ठीक है। जिंक का मास आपको पता है, जिंक का मास यहाँ पे नहीं दिया हुआ, वही कैलकुलेट करना है, लेकिन सिल्वर का मास दिया हुआ था 1.45। अच्छा, केमिकल इक्विवेलेंट जिंक का कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। तो सॉल्व करके हम जिंक की वैल्यू निकाल देंगे। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. Clear. ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं ये वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, अगर इसी तरह मुझे कॉपर का निकालना होगा तो फिर सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मास ऑफ सिल्वर अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू E ऑफ सिल्वर अपॉन E ऑफ कॉपर। बच्चों याद होगा क्लास में बच्चों ने पूछा था कि सर जब जिंक का मास आ गया तो क्या जिंक से कॉपर का मास नहीं निकाल सकते हो? मैं बच्चों को ऐसा करने से मना करता हूं, क्योंकि अगर जिंक का मास गलत आएगा तो कॉपर का मास भी आपका गलत निकल जाएगा, तो उसमें एरर के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा सा करते हो तो। इसलिए आप कम से कम एक गलती हुई तो Sir. दूसरा तो संभाल लोगे। तो हमने यहाँ पे सेकंड लॉ को यूज करके सेकंड लॉ यूज किया, हमने सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया है, और इससे मैंने यहाँ पे जिंक का मास निकाल लिया और सिल्वर का मास निकाल लिया, दोनों का मास आ गया। और अगर टाइम निकालना है तो टाइम को बहुत इजीली निकाल सकते हो। अब टाइम भी सिल्वर से ही कैलकुलेट करना, ठीक है। टाइम भी अपने हिसाब से मत करना, क्यों? क्योंकि वो वैल्यूज, सिल्वर की वैल्यू पेपर में गिवन है। अब वो कैसे Sir, ये निकालोगे? जो प्रिंटेड फॉर्म है ये इनने अलग तरीके से निकाला है ना? क्या? ये जो प्रिंटेड फॉर्म वाला है ये अलग तरीके से है हाँ ना? बिल्कुल, इन्होंने फर्स्ट लॉ यूज किया है ना, लंबा मेथड है, हम क्यों करेंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं है बर्बाद करने ओके के लिए। ओके सर। तो मास डिपॉजिटेड इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला हमारा? एटॉमिक मास अपॉन N/F एटॉमिक मास अपॉन N into F, बहुत अच्छा, into F into into I I into into T। T। अच्छा, अब ये देखो
मास डिपॉजिटेड कितना था 1.45 था, एटॉमिक मास कितना था 108 था, एन कितना था 1 × 965W, करंट कितना दिया था 1.5, टाइम 1.5 कैलकुलेट करना है, निकाल लोगे। बताए आपको बोर्ड में, आपको पता है एक बार कितने मार्क्स का आया था ये क्वेश्चन? मैंने आपको क्लास में बताया था, एक बार सीबीएसई ने इसको 5 मार्क्स का पूछ लिया था बेटा, ठीक है। या हो सकता है यहाँ पे 3 सेल है, हो सकता है 2 सेल वाला भी। ओके सर। सर हमें मास कौन से उसका याद रखना है, कौन से एलिमेंट्स का? बेटा मास तो नॉर्मली गिवन ही है, इसमें याद क्या करना। वैसे फर्स्ट लेकर 30 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का तो याद होना चाहिए। ये 12th के बच्चे मतलब ऐसा लगता है कुटाई करने का मन करता है तुम लोग जब पूछते हो कि मास किसका याद रखना चाहिए। सर अगर 5 मार्क्स का आया तब ये अब याद रखना है, क्यों नहीं। यस मेरे बच्चों बोलो। सर 5 मार्क्स का आया तो ये मेथड सही है। हाँ आ सकता है, 5 मार्क्स का आया हुआ पेपर में। सर तो यही मेथड लगा देना मार्क्स वाला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल निकालो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आ जाओ नर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन। याद होगा मैंने अभी नर्स्ट इक्वेशन बताया था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नर्स्ट इक्वेशन? वो फॉर्मूला होता था ई सेल, साथ में बोलेंगे क्या होता है फॉर्मूला? ई नॉट सेल माइनस माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ क्यूसी। अब ये क्यूसी कैसे निकालते हैं वही अलग से निकाल लिया करो। इसमें हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, सॉलिड होता है। इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये भी सॉलिड था। तो क्यूसी क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में आ गया वैसे वो Na2 प्लस और ये हो गया Ag प्लस का होल स्क्वायर, हो जाएगा 0.160 अपॉन 0.002। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, लॉग टेबल ऑलरेडी डिफाइन था, उसी तरीके से सॉल्व कर लिया हमने, आंसर आ गया बेटा। इज इट फाइन? यस सर। यस स्क्वायर होगा ना नीचे? हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी इसका स्क्वायर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देख लो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। जिंक सल्फेट एक 0.1 मोलर सोल्यूशन है ZnSO4 का, लेकिन ZnSO4 95% ही डिसोशिएट कर रहा है। तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी हमने निकाली है उसकी वैल्यू, वो निकाली 95% ऑफ 0.1, तो यानी Zn2 प्लस की वैल्यू 0.095 हो गई। और फिर मैंने नर्स्ट इक्वेशन सीधा का सीधा लगा दिया यहाँ पे। हाँ बिल्कुल निकुंज, सॉलिड की सभी भूमिका बेटा आपको लॉग टेबल मिल जाएगा नॉर्मली। बोर्ड ना आफ्टर कोविड बोर्ड क्या कर रहा है कि नॉर्मली लॉग टेबल की लॉग की वैल्यूज पेपर में दे रहा है। बट हाँ मैंने क्लास में भी आप लोगों को लॉग देखना सिखाया था, 11th में भी 12th में भी, तो आप वो देख सकते हैं बेटा। अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं वो करा दूंगा, लेकिन लॉग टेबल आना चाहिए बेटा। एक रिस्क फैक्टर क्यों लेंगे, लॉग यू टू नो इट। क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ था, रिकॉर्डिंग में भी मैंने शेयर किया हुआ है बेसिकली वो। अब देखो ये नर्स्ट इक्वेशन का ये भी इक्वेशन बहुत इजीली है। अब आपको पता देखो यहाँ पे इक्वेशन बना हुआ नहीं है, इक्वेशन बनाना पड़ता है बेटा। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया होता है तो उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं? तो ये वाला जो लेफ्ट वाला होता है ना, ये ऑक्सीडेशन होता है बेटा, और राइट वाला जो होता है रिडक्शन होता है। अभी देखो ये क्वेश्चन एक कराता हूँ पूरा अच्छे ढंग से तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले नर्स्ट इक्वेशन में आपको ई नॉट सेल चाहिए होता है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में कौन है? कॉपर है, कैथोड। और लेफ्ट में क्या है आपका? मैग्नीशियम। ध्यान से रखिएगा, बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल। लिखते समय आप देखिए क्या हुआ, Cu2 + 2 Cu है और यहाँ पे Mg2 + 2 Mg है। Cu2 प्लस की वैल्यू ऑलरेडी डिफाइन है यहाँ पे 0.34 और ये -2.37। सॉल्व किया, हमारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, कितनी वैल्यू आ गई? 2.71 वोल्ट आ गया ई नॉट सेल। चलो एक काम तो हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें दो चीजों की जरूरत है। अगर हम नर्स्ट इक्वेशन को रिकॉल करें तो मेरा नर्स्ट इक्वेशन था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग ऑफ क्यूसी। तो आपको ई नॉट सेल चाहिए था, आपको मिल गया। अब आपको n और क्यूसी चाहिए, जिसके लिए आपको प्रॉपर एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन कैसे बनाया ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम सॉलिड को Mg2+ में कन्वर्ट किया। तरीका बहुत आसान है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट को लेफ्ट में लिख दो, इसका सेकंड और इसका सेकंड को राइट में लिख दो, बस हो गया। समझ में आ गया बेटा? और इनके चार्ज का एलसीएम ले लो, जो चार्ज है मैक्सिमम चार्ज का एलसीएम वही आपका n हो जाता है। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? यस सर। आप इक्वेशन वैसे बनाते कैसे, ध्यान से देखो। मैग्नीशियम आपका ऑक्सीड, अगर बहुत सिस्टमाइज तरीके से देखोगे तो आप ये लिखोगे
मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर आपका रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। आप दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बन जाएगा Mg प्लस Cu2 प्लस गिव्स यू Mg2 प्लस Cu। n की वैल्यू 2 हो गई। हमने यहाँ पे दोनों को ही लिया, Mg2 प्लस और उसकी वैल्यू डाल दी, दोनों की वैल्यू। Mg2 प्लस की वैल्यू 10 के पावर -3 थी और ये 10 के पावर -4 और एक -3 था, हमने डाल दिया दोनों की वैल्यू। Cu2 प्लस इज -3 और Cu2 प्लस इज -4 और Mg2 प्लस इज -3 डाल के मैंने सॉल्व किया, आंसर मुझे मिल गया बेटा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, सर नर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन। सर एक बार 14th क्वेश्चन फिर से करा दो। कौन सा बेटा? सर इससे पहले वाला। कौन सा? सर ये 15th करवाया ना अभी आपने? ये 14th वाला? यस सर, जिसमें 95% एसोसिएशन। हाँ ये वाला बेटा। Zn2 प्लस की Zn जिंक सल्फेट की सोल्यूशन क्या है? 0.1 है ना। और ये Zn2 प्लस कैसे आता है? जब ये ZnSO4 Zn2 प्लस और SO4 में टूटता है तभी तो उससे Zn2 प्लस आएगा बेटा। तो अभी वो कह रहे हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, लेकिन ये 95% डिकम्पोज हो रहा है, तो जितना ये डिकम्पोज होगा उतना ही Zn2 प्लस बनेगा ना। इसलिए मैंने Zn2 प्लस की वैल्यू 95% ऑफ 0.1 ले लिया, यानी 0.095 मोलर ले लिया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है? E Zn2 प्लस टू Zn इज इक्वल टू E नॉट Zn2 प्लस टू Zn माइनस 0.0591, n की वैल्यू 2 थी, लॉग आपको पता है इक्वेशन में जिंक की वैल्यू 1 होगी, उसको 1 ले लेना अपॉन Zn2 प्लस वैल्यू डाल दी, ठीक है तनिषा? यस सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो, ये आप कर लोगे बेटा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ई नॉट वैल्यू गिवन है, हाइड्रोजन की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, तो इसलिए हमने 0 वोल्ट ले लिया। आप ध्यान से देखिएगा, अब हमने इसमें ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके निकाल लिया। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में क्या है आपका? हाइड्रोजन है, और लेफ्ट में क्या है आपका? आयरन है, आयरन। ठीक है। लिखने का तरीका देखना, ये Fe2 प्लस था, लेकिन क्योंकि हमारी ई नॉट सेल कैलकुलेट करते समय दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए, इसलिए मैंने किया है। H प्लस इज 0 माइनस 0.44, तो आंसर मेरा प्लस 4.44 आ गया। फिर आपको पता है किसको किसको कंसिडर करना है? H2 का, H2 एक गैस है, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो उसको 1 इग्नोर। आयरन को तो हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो सॉलिड था, तो यहाँ पे H प्लस का स्क्वायर ले लिया और Fe2 प्लस ले लिया, देखो ध्यान से, और दोनों की वैल्यू डाल के हमने सॉल्व कर ली। बेटा नर्स्ट इक्वेशन का एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आएगा, 100%, इसमें कोई दो मत नहीं है बेटा, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको ढंग से प्रिपेयर करना ही करना है आपको। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी है आपका। इस क्वेश्चन में देखो, आपको स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों निकालना है। तो स्टैंडर्ड की वैल्यू अगर हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं तो ये होता है डेल्टा जी नॉट, वो होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये निकालने के लिए आपको एन एफ और ई नॉट सेल तीनों चाहिए, तो ई नॉट सेल इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दे दिया, तो ये पता चल गया। अब बात करते हैं एन की, तो एन की वैल्यू कितनी होगी? तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, आप बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे कितने का हो रहा था चेंज? 2 इलेक्ट्रॉन का। कैसे? तो आप देखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, जो कैंसिल आउट होता है, वही आपका एन होता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया है कि I माइनस जो है वो I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में चेंज हो रहा है, और Fe देखो इसके इक्वेशन में बताता हूँ, Fe3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, Fe2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और I माइनस जो है 2I माइनस I2 में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। जो कैंसिल आउट होता है वही आपका n होता है, तो यहाँ पे n आपका 2 आ गया। f की वैल्यू आपको पता है 96500 होता है। ई नॉट सेल 0.236 वोल्ट दिया हुआ है, सॉल्व कर लेना, यूनिट का ध्यान रखना, और ये आपने निकाला। यस जसकीरत? सर ये Fe3 वाला एक बार फिर से बता दो, इक्वेशन वाला।
बेटा Fe3+ Fe2+ में चेंज हुआ तो कितना इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है इसमें? सर एक का। एक का, तो वही एक लिखा है बेटा। और I- अगर I2 में चेंज हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए हैं बेटा इसमें बताओ? सर इसमें 2। 2 इलेक्ट्रॉन। तो कैंसिल आउट करके लिख लोगे ना? तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करेंगे ना। हमें n ठीक है। निकालना होता है बेटा इस वाले फॉर्मूले के लिए। अब n आ गया, डेल्टा जी आ गया, उसके बाद log kc वाले फॉर्मूले से आप निकालो डेल्टा जी बाई 2.303 RT। इससे kc आ जाएगा एंटी लॉग लेके। आगे बात समझ में? यस और नो? यस सर। चलो जल्दी बताओ। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये डेल्टा जी वाले। हाँ, अभिषेक बोलो। सर एक बार 16th बता दो दोबारा से, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। बेटा तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, वहां देख लेना फिर 16। ओके सर। अब ये देखो, ये क्वेश्चन बताओ, ये स्टैंडर्ड ई सेल। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अगर एंटी लॉग लिख के ही छोड़ दे और जो वैल्यू उतने में मिल जाएंगे मार्क्स, या फिर एंटी लॉग के बाद भी लिखना पड़ेगा जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में? क्या क्या क्या? सर अगर हम एंटी लॉग 7.983 करके लिख दे ऊपर केसी की वैल्यू, तो मार्क्स मिल जाएंगे उसमें नहीं भी? नहीं नहीं, यहाँ पे अगर तुमने यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ तक छोड़ दिया मतलब, यस सर। तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 3। सर ओके सर। हाँ जी बोलिए। सर जो आपने 14th वाला क्वेश्चन कराया, और इसमें अगर 95% डिसोसिएशन हो रहा है तो 5% रह भी तो गया, तो वो क्यों नहीं कंसिडर करा? बेटा हमें क्या मतलब, हमें जो वैल्यूज जो तो Zn2+ की वैल्यू लेनी है ना। नहीं तो अगर Zn2+ कन्वर्ट होगा तो जो हमारा रिएक्टेंट साइड होगा वहां पे वो सॉलिड पार्ट में से भी तो कुछ हट जाएगा। तो सॉलिड पार्ट, हमें तो सॉल्यूशन की बात करनी है ना, Zn2+ की वैल्यू लेनी है ना हमें, उससे मतलब क्या है, बच जाए बच जाए। ओके प्योर सॉलिड तो वैसे भी कोई इफेक्टिवली रोल प्ले नहीं करता। ठीक है। तो अब उस देखो बेटे, अब देखो इक्वेशन से बेटा आपको नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखना होता है। बिना नर्स्ट इक्वेशन लिखे बात नहीं बनेगी, ध्यान से देखिएगा। ये 2 लाइन बनाना है, और आप देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्रोमियम की हो रही है और रिडक्शन कैडमियम की हो रही है। तो हमने लिखा Cr चेंजिंग टू Cr3+ और Cd2+ चेंजिंग टू Cd। और इसके बाद हमने E0 सेल निकाल लिया। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते समय कोफिशिएंट यूज नहीं करते। कैडमियम की वैल्यू कितनी हो गई? -0.40 -0.74। सॉल्व ऐड कर लिया हमने, ये वैल्यू सॉल्व करके हमने निकाल दिया 0.34। फिर हमने डेल्टा जी बहुत इजीली निकाल लिया। -n की वैल्यू यहाँ पे देख के ही लग रहा है, n इज व्हाट प्लस, यहाँ पे एलसीएम निकालो ना चार्ज का, देख लो +2 और +3 है। ये भी एक तरीका होता है इनको निकालने का। चार्ज का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो -6 इंटू 96500 इंटू 0.34 सॉल्व कर लेना डेल्टा जी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लो बेटा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखना बेटा, बहुत बार एग्जाम में भी आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो, देखो हो रहा है क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो मेरे बच्चे। ये नो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। सर अभी हाँ बिल्कुल, अभी क्या है, तो फिर पंडित जी से मुहूर्त निकालोगे क्या? जल्दी करो बेटा, ये क्वेश्चन ट्राई करो। गलती से लिख दिया था मैंने, आगे बढ़े। यस अच्छा सर। अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला। ये आपको इक्वेशन दिया हुआ था, इससे आप राइट माइनस लेफ्ट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया था ना। राइट ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? जिंक की। रिडक्शन किसकी हो रही है? सिल्वर की। तो मैंने जिंक में से सिल्वर को माइनस कर दिया, मतलब सिल्वर में से जिंक को माइनस कर दिया। तो इससे मेरे पास E0 सेल की वैल्यू आ गई, और मुझे देख के ही समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 96500। E0 सेल मेरा 1.10 वोल्ट आया था, मैंने डेल्टा जी निकाल दिया। डेल्टा जी का दूसरा नाम क्या होता है? मैंने अभी आप लोगों से पूछा था, डेल्टा जी की जगह पे वो और क्या कह सकते हैं? डन। वर्क, बिल्कुल। यूजफुल वर्क। हेलो।
यस सर। यस सर। यस सर सर एक बार ये वाला समझा दो, आया नहीं समझ, लाइक इसमें H2 भी है, OH भी है, तो बेटा वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, उसका कोई रोल नहीं था। मतलब ये था कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, बस ये मतलब है आपको, बस और कुछ नहीं है। ओके सर। सर हाँ सर एक बार डेल्टा जी और लॉग केसी वाला रिलेशन बता दो कैसे आया। बेटा डेल्टा जी और लॉग केसी का रिलेशन दो तरीके से है। देखो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है -2.303 RT लॉग केसी, बस आ गया। सर बस ये याद कर लेना। हाँ हाँ, ये इसकी डेरिवेशन कराई बेटा। ओके। ठीक है यस सर। सर इस चैप्टर में कितनी डेरिवेशन आ रही है? डेरिवेशन कहाँ है बेटा, है ही नहीं डेरिवेशन। सर जो आपने करवाई थी वो नहीं आ रही कोई इस चैप्टर में? हाँ जी, क्या बोल रहे हो बेटा, समझा नहीं। सर जो आपने क्लास में करवाई थी वैसे वो नहीं आ रही कोई भी? हाँ जी, ये बेटा डेरिवेशन मैंने जो कराई है ना, एक तो आपको पीएच वाला क्वेश्चन कराया था, वो डेरिवेशन कराई हुई है वैसे। तो हाइड्रोजन वाला था ना हाँ, पीएच, और ये क्वेश्चन क्लास में कराया था। देखो ये ध्यान से देखना, मैंने एक ये क्वेश्चन ये भी कराया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ई नॉट वैल्यूज गिवन है दोनों, ठीक है। ई नॉट वैल्यू से आप ये अंदाजा लगा लोगे कि कौन किसकी ऑक्सीडेशन है। मैंने आपको रूल बताया था, जिसकी ई नॉट वैल्यू कम होती है वो ऑक्सीडाइज होता है, दूसरा वाला रिड्यूस होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, निकल रिड्यूस होगा बेटा। और इसमें मैंने कैथोड में से एनोड को माइनस किया है, मेरी वैल्यू ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे। फिर देखो मैंने यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे पता चला? क्योंकि इसकी ई नॉट रिडक्शन वैल्यू कम है। जिसकी वैल्यू कम होती है, लीस्ट होती है, वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज निकल रिड्यूस वो हमने कर लिया, फिर फॉर्मूले में डाल दिया, क्योंकि हम इसमें इग्नोर कर लेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही होता है ना बेटा? हाँ, ई नॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी भी करी है ना बेटा। ई नॉट जिसकी कम होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है बस। अच्छा, फिर मैंने क्यूसी की वैल्यू निकाल ली, और फिर मैंने लॉग मुझे दिया हुआ था, लॉग 8 × 10⁻⁻6 था, वैल्यू डाल दिया, आंसर सॉल्व कर दिया बेटा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखो। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज कापा। मोलर कंडक्टिविटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए कहा, तो पहले मैंने नॉर्मल मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया K × 1000/m से। उसके बाद मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाला, दोनों के आयंस के प्रोडक्ट ऐड करके। दोनों याद होगा बेटा, कैटायंस और आयन की कंडक्टिविटी को ऐड किया तो मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ गया। फिर दोनों को कर दिया डिवाइड, तो इससे अल्फा आ गया। और अगर E alpha square minus upon 1 minus alpha। आगे बढ़े बच्चे? यस चलो सर, ये परसेंट में निकालते हैं डिग्री। हाँ बेटा, एक मैं ये शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, आप ध्यान से रखिएगा। इसके एक भी न्यूमेरिकल छोड़ने नहीं है आपको। यू नीड टू प्रिपेयर ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए, एक भी क्वेश्चन करना नहीं। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, पीएच वाला क्वेश्चन याद होगा, मैंने कराया था। इसका फॉर्मूला था ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 इंटू पीएच। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का होता है तो सीधा लगा देना फॉर्मूला, नहीं तो आपको प्रॉपर ये डेरिवेशन करनी पड़ जाएगी मेरे बच्चे। एक वो स्कूल में आया था कि लाइक उसका पीएच निकालो कितना है। हाँ हाँ, तो और वो पीएच से में निकल दे जाता रखा है। था। देखो एक क्वेश्चन पीएच वाला क्वेश्चन है ना, ये देखो ये वाला क्वेश्चन पीएच, सेम ये क्वेश्चन आया होगा आपके स्कूल में। हाँ ये वाला। बिल्कुल बेटा, इस नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। इट हैज एवरी क्वेश्चन इन इट। नोट्स आप कर लो, इसके सारे न्यूमेरिकल्स कर लो, बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल्स हैं। कोशिश ये करनी है आपको कि आज ही इसको खत्म कर लेना है। अभी बात बोलो। सर भेज दोगे नोट्स? हाँ मैं भेज देता हूँ बेटा। बेटा केमिकल काइनेटिक्स तो आई डोंट थिंक कि आज कर पाएंगे। इफ आई गेट टाइम टुमारो तो मैं आफ्टरनून में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा बेटा। आई विल ट्राई टू कनेक्ट इन द आफ्टरनून टाइम। सर कल टेस्ट के टाइम चलो लेट्स सी, विल डिस्कस अभी। सर हाँ जी बेटा, क्वेश्चन आप अभी